अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज बात जरा कर लेते हैं मुआशी एतबार से, क्योंकि कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की एक तरह से कहा जा सकता है मईशत और जो मुआशी निज़ाम है वो टम्बल डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। हर मईशत ख्वाह वो सुपर पावर्स ही क्यों ना हो, ग्लोबल एतबार से मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज ही क्यों ना हो, लेकिन कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से जो डिमांड में बतदरीज कमी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हुआ है, उसका एक नजर आ रहा है कि हर चीज पर ही सेटबैक है। और खास तौर पर जो कमोडिटीज की कीमतें हैं इंटरनेशनल सतह पर, ख्वाह वो खाम तेल हो, दीगर कमोडिटीज हो, उनके ऊपर भी इसका एक बड़ा नेगेटिव असर है। लेकिन खैर, ये नाजरीन बात यह है कि ये जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये ग्लोबल इम्पैक्ट जरूर है। बट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान नाजरीन, हमारे क्योंकि कुछ वैसे भी इंटरनल डायनामिक्स हमारी मईशत को लेकर पहले भी एक चैलेंज का शिकार रहे हैं, और एक कहा जा सकता है कि ये एक सबसे चैलेंजिंग मौजू बनकर पाकिस्तानी मईशत और आया इसको किस तरह से संभाला दिया जाए, किस तरह से हम लोग लोन्स के विशेष साइकिल से बाहर निकल पाए वगैरह वगैरह। ये तमाम कुछ ऐसे नाजरीन सवालात हैं जो कि हमेशा से ही पाकिस्तान में एक बड़ी अटेंशन का बायस रहे हैं, सियासत का भी बायस रहे हैं, और ये एक हमेशा से हमारा प्रॉब्लम रहा है जिसको फॉर वन रीजन और दी अदर हम लोग ओवर द इयर्स ओवरकम ना कर पाए। ओवर द पास्ट गवर्नमेंट्स और कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स भी हम इसे ओवरकम ना कर पाए। लेकिन अब बात यह है कि यकीनन चीजें कुछ एग्रीवेट हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। ऐसे में बजट की भी, वफाकी बजट की भी आमद है, उसके लिए भी तैयारियां हो रही हैं। उसके लिए कोरोना वायरस के एतबार से जो रिलीफ पैकेजेस हैं उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार होगा। लेकिन ऐसे में पिछले बजट में जो सैलरीज वगैरह के मामलात में या पेंशन वगैरह के मामलात में जो कमी बेशी रही या फिर जो इजाफा ना दिया गया या जो ना दे पाए, अब वो कोरोना वायरस की वजह से जो अवाम एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, उसकी वजह से एक्सपेक्टेडली यहां पर भी एक बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के हवाले से भी और गवर्नमेंट पर भी कि यहां पर उनको अब इस दफा ज्यादा एलोकेशंस करनी पड़ेंगी। फिर इसके अलावा जो हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है या पीएसडीपी जो हमारा प्रोग्राम है, उसकी एलोकेशंस कहां जाएगी। यकीनन डेट सर्विसिंग की जो अपनी कॉस्ट है, वजीर आजम इमरान खान आपको याद होगा इससे पहले भी अपील कर चुके हैं कि जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनके लोन्स माफ किए जाएं इस मुश्किल वक्त में, ताकि वो तमाम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कोरोना वायरस के हवाले से रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तस कर पाएं। खैर, ये बात है कि अब ये कितना ये वॉक द टॉक किया जाएगा इस पूरे फिनोमिनन को जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल डोनर्स हैं उनकी तरफ से, या नहीं किया जाएगा, दिस इज अनदर स्टोरी। हत्ता ये कि आईएमएफ ने कुछ ये बताया है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट दुनिया भर में मुतवक्के है, और पाकिस्तान के चैलेंजेस या पाकिस्तान की सतह पर जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए अब कोरोना वायरस भी जब आ चुका है, उसने भी उसी तरह से एक हमारे लिए इम्पैक्ट रखा है। ऐसे में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, बजट क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ये बड़े कलीदी सवालात हैं जो कि अब मेरा ख्याल है उठाए जा रहे हैं। और इस हवाले से डिबेट भी, ख्वाह वो पॉलिटिकल डिबेट हो या मुआशरती तौर पर जो डिबेट्स हैं, बहस व मुबाहिसा है, वो डायरेक्टेड अब नजर आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खैर अब से कुछ ही देर पहले ये अनाउंसमेंट हुई है, ओगरा ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी, और तकरीबन 7 रुपए तक पर लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। ये कंसेक्यूटिव कमी है क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें कम हो रही हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी कंज्यूमर को पास ऑन किया जा रहा है। लेकिन कुछ हद तक जैसे पिछली जो कमियां की गई थी उसमें कुछ हद तक ये जो इम्पैक्ट था ये गवर्नमेंट ने अपने पास भी कंटेन किया था, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्टिल कम आउट टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स जो कि गवर्नमेंट के तौर पर देखा जाता है टैक्स इकट्ठा करने के लिए। खैर, इन तमाम अमूर पे आज हम बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को भी बहुत हद तक ईज डाउन किया गया है, डिस्काउंट रेट में भी बतदरीज कमी की गई है, तो ये तमाम मामलात क्या वो कुशन दे पाएंगे हमारी मईशत को, ये तमाम कुछ सवालात हैं जो हम पाकिस्तान स्पेसिफिक होकर भी बात करेंगे और बैनुल अक़वामी सिनेरियो में भी स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। वी आर जॉइंड बाय जाहिद गिशकोरी साहब। पहले तो यहाँ हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, आप सहाफ़ी हैं और बड़े लंबे अरसे से इन तमाम अमूर पर रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल सतह पर जो चीज़ें हैं या जो करप्शन, इन तमाम अमूर को बड़ा गहरी निगाह से देखते हैं, तो आपसे हम इस एतबार से भी जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड जाहिद साहब। स्काइप के थ्रू नाजरीन हमें डॉक्टर आबिद सुलैरी
सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एसडीपीआई के, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और आपका भी जो माहिर ओपिनियन है वो इन तमाम उमूर पे हम ज़ेरे गौर रखेंगे और आपके थ्रू भी हम इन तमाम उमूर पे कोई रहनुमाई हासिल करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड आबिद साहब, आपने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। डॉक्टर फरीदा फैसल नाजरीन हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं और अपनी जो माहिराना राय है वो भी हमें इस हवाले से देंगी। और थैंक यू सर डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। मैं शॉर्टली आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन जाहिद साहब आपसे जरा बात का आगाज कर लें। पहले तो इनिशियल रिमार्क बता दें, बजट भी बनाना है, कोरोना वायरस भी है, फिर जो मुआशी सतह पर खुर्द बुर्द वगैरह, नैब के मामलात, एटीसी, शुगर कमीशन, ये भी चीजें साथ साथ पैरेलली चल रही हैं। तो क्या उम्मीद है, कहाँ जाता देख रहे हैं मामला आप? देखिए मोना, ये बजट तो बड़ा चैलेंज है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया के इकानमीज को बड़ा चैलेंज होगा। कोरोना की सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। जिस तरह इमरान खान ने इस पर बार बार जोर दिया है, वज़ीर आज़म ने, मेरे ख्याल में ये बड़ा चैलेंजिंग होगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से। सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज है वो हेल्थ केयर सिस्टम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान 5.3 टोटल जीडीपी का जो परसेंटेज है वो खर्च करता है एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम पे। इंडिया थोड़ा सा बेहतर करता है, अगर आप कंपैरेटिवली देख रहे हैं तो वो 7.3 करता है इन दोनों सेक्टर पर। इस दफ़ा मुझे लगता है कि हर मुल्क को, बिलखसूस पाकिस्तान को, अपना हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर करने के लिए इस रेशो को बढ़ाना होगा। ये फोकस्ड पॉइंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरा, हमारे जो बड़े चैलेंजेस हैं, आपने देखा शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन का, क्योंकि बिजनेस 3 महीने से तो हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान ने जितना बड़ा सेट किया था 5500 अरब रुपए के करीब, वो कम होता हुआ अभी 4400 पे आया था, 4400 अरब रुपए पे, जो कि मज़ीद शॉर्टफॉल, इसका सामने जो टैक्स टारगेट है वो हासिल नहीं हो सका। ये एक बड़ा चैलेंज है एफपीआर के लिए, ऑफकोर्स मुल्क की इकानमी के लिए। और तीसरा फिर बड़ा जो मुझे चैलेंज नज़र आ रहा है, एज ए जर्नलिस्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ कि रीजन में बड़ी सिचुएशन मुझे सही नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है, सिनो, फिर चाइना का, और इंडिया के साथ वो जो लद्दाख में हो रहा है, कश्मीर की बहुत बड़ा इशू है, ऑफ कोर्स एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये भी एक डिफेंस बजट है पाकिस्तान के लिए, बड़ा शायद चैलेंज होगा उसको कट करना या कम करना। ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए ज़ाहिर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और फिर हमारी एग्रीकल्चर, आपने देखा पाकिस्तान के 52 डिस्ट्रिक्ट्स में जो अभी लोकस का वो आया है, हाँ। तो हमारी एग्रीकल्चर से 90% जो इकोनॉमी या 70% आप किसान कह लें वो डिपेंड करता है। तो हमारी इकोनॉमी का मेजर जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बाकायदा, आपने देखा क्राइसिस जो सिचुएशन है, एनडीएमए और दूसरे इसको देख भी रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो दो बड़े चैलेंजेस मुआशी इकबार से ये भी हैं कि पाकिस्तान में शुगर जो है वो शुगर का इशू है, दूसरा वीट का। वीट जो बम्पर क्रॉस इस दफ़ा नहीं हो सकी है, तकरीबन ऑलमोस्ट लेवल खड़ा है, 23 मिलियन मैट्रिक टन जो पाकिस्तान की कंजम्पशन, 25 लॉकडाउन भी बड़ा रिलैक्स किया गया था कि कटाई का सीजन है। तो एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो ये एक खुराक का मसला हो सकता है, क्योंकि लेवल हुआ है। पाकिस्तान कॉटन जो है वो ऑलरेडी मंगवा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम पहलुओं का, जिस तरह आपने तेल की कीमतों का बताया, दूसरे जो चैलेंजेस हैं, ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो गवर्नमेंट ने पिछले कंसेक्टिवली, इस दफ़ा भी 7 रुपये आप बता रही हैं, इससे पहले उन्होंने गालिबन 17 रुपीज़ के करीब वो किया था, तो 82-83 के करीब वो था। अब कम होके ये 75 पे खड़ा है गालिबन। वो भी अब डिबेट कर रहे हैं, एक बड़ा रिलीफ है, सियासी सतह पर हो रहा है कि जी इससे आगे भी कर सकते थे। या लेकिन एक मोना जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा रोल होगा। मैंने नहीं देखा कि अभी 3 महीने में कोई इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन, कोई सिफारिशात, कोई पेपर आया हो कि पाकिस्तान को ये इकानमी का चैलेंज है, हेल्थ केयर का सिस्टम है, इसको देखें, कोरोना को कैसे कंटेन किया जा सकता है, प्रोडक्टिव गाइडलाइंस आए, वो हमारे सामने कोई नज़र नहीं आई हैं, जिससे हमारी एक कलेक्टिव अप्रोच सामने आए तमाम बड़े इश्यूज को। क्योंकि अब तो ये हुकूमत की बात रही नहीं है। किसकी तरफ से आप एक्सपेक्ट करते थे कि सिफारिशात आए? मैं अपोजिशन से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये एक चैलेंज ऐसा है जिसको आप मिलजुल के ही मुल्क को निकाल सकते हैं। पूरी दुनिया इसी में लगे हुए। यही वजह है कि दुनिया ने अपना एक 30 ममालिक ने अपना एक वो लगाया है कि मिल के वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं। जॉइंट ऑपरेशन शुरू किए हैं जिसमें पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा है। तो आई थिंक अपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल था जो अभी तक मुझे सामने नहीं आया। हुकूमत तो कर ही रही है, अपने
जो भी रिसोर्सेज हैं उसके पास, लेकिन उनकी तरफ से कोई तहरीरी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। जिस तरह अपोजिशन ने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया था मोना, उसमें हमें कोई प्रोडक्टिव किसी जी जी, के कोरोना सामने नहीं वायरस आई के है। हवाले से वहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई अच्छी बात होती, कोई गुफ्तगू होती। ये बड़ी कोई सिफारिशात ऐसी आई नहीं है जिसपे हुकूमत को कहा जाता कि ये गाइडलाइन है, आप इसको फॉलो करते हुए करें। सही, राइट। इस पे मजीद भी बात, एक तो फाइनेंशियल तौर पर जो खुर्द बुर्द या उस हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो भी जायद से खैर अगले उसमें राउंड में करेंगे, लेकिन डॉक्टर आबिद आप फरमाइएगा, व्हाट्स योर व्यू, आपका क्या ख्याल है? बजटरी कंस्ट्रेंट्स हमेशा से पाकिस्तान का मसला ये रहा है, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हैं, सोर्सेज जो इनकम की हैं वो बहुत महदूद हैं। क्या ये गैप अब मजीद बढ़ गया है ग्लोबल सिनेरियो, कोरोना वायरस, इन तमाम मामलात के होते हुए? और अगर बढ़ गया है तो फिर क्या प्लान्स हैं? क्योंकि आप तो ईएसी का भी हिस्सा हैं, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि कैसे अब इसमें हम कवर कर पाएंगे या कोप अप करेंगे? राइट, आबिद साहब से दोबारा हम करेंगे उनकी ऑडियो ताकि हम तक पहुंचे और वो सवाल का जवाब दें। डॉक्टर फरीदा, सेम क्वेश्चन टू यू। आई थिंक आबिद साहब का माइक काम कर रहा है, सुन लेते हैं उसके बाद। थैंक यू। हाँ जी, राइट राइट, आबिद साहब की ऑडियो अब हमें पहुंच रही है। जी आबिद साहब, आप बताइएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि साहब ने तो इसको कोरोना बजट का नाम दिया था। मेरा ख्याल ये सर्वाइवल बजट है। हाँ। और सर्वाइवल इस लिहाज से है कि हुकूमत को 2-3 मौजों पे बेहद वक्त इस वक्त फोकस करना होगा। एक तो ये है इस डिजीज को कंटेन करना और इसको ट्रीट करना। कंटेन करने के लिए जाहिर बात है कि जो लोग उससे के लिए कुछ स्टिमुलस पैकेजेस जो हैं वो देना पड़ेंगे। ट्रीट करने के लिए पब्लिक हेल्थ जो है उनको डिफअप करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो सोशल प्रोटेक्शन है कि किस तरीके से सोशल प्रोटेक्शन, एहसास प्रोग्राम और बाकी जो चीजें शुरू की गई थी उनको किस तरीके से किया जाए, बीफअप किया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो ऑलरेडी नॉन कोरोना रिलेटेड जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर, जिसमें डेट सर्विसिंग भी शामिल है, जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी भी शामिल है और जिसमें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी शामिल है, उनको भी लेके चलना। ये इन तीनों के दरमियान बैलेंस रखना जो है वो यकीनी तौर पे एक मुश्किल। अगर हम रेवेन्यू साइड पे देखते हैं तो डिस्पाइट ऑल दीज हिकअप्स, जो रिवाइज टारगेट था 3.9 ट्रिलियन का, अगर हम पहले 11 महीने की परफॉर्मेंस देखते हैं ऑलमोस्ट 88% उसका अचीव हो गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि अगले माली साल में भी ये अचीव हो सके, क्योंकि इस साल जो पहले 3 क्वार्टर थे, जो पहले 9 महीने थे, वो चूंकि नॉर्मल था, उसमें एफपीआर जो थी वो अपना टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद एक खाता खा अमाउंट वो इकट्ठी कर पाई थी। इस सारे सिनेरियो में हमें ये देखना होगा कि आईएमएफ जो है वो अब हमारे साथ किस तरह की डील करता है। और जो मेरी गट फील है कि आईएमएफ जो नॉन पॉलिसी स्लिपेजेस हैं, यानी कोरोना रिलेटेड एक्सपेंडिचर अगर हम वो करते हैं और उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट आता है, तो उस पर आईएमएफ को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन 2 काउंट्स ऐसे हैं जिसपे कि आईएमएफ जो है वो लीनियंट व्यू नहीं लेगा। एक एनर्जी सर्टिफिकेट का है और दूसरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का है। तो आईएमएफ यकीनी तौर पर ये चाहेगा कि ये जो 2 लूप होल्स हैं हुकूमत इनको बंद करे। यानी ये दोनों को अगर मिला के देखें जो तकरीबन 2.6 बिलियन रुपीस के बराबर ये बन जाता है, तो आईएमएफ कतई तौर पर ये नहीं चाहेगा कि एक तरफ तो हुकूमत जो है वो रैपिड फाइनेंस से और वर्ल्ड बैंक से और एडीबी से और बाकी जगहों से अमदाद ले रही हो कोरोना के लिए, और दूसरी तरफ इस गड़े में 2.6 ट्रिलियन रुपए जा रहे हो। तो वहां पे एक बैलेंस करना होगा। और जैसा कि आपने कहा कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड लो पे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है एनर्जी सेक्टर डेट को थोड़ा सा ब्रिज करने की। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उसके बारे में इनोवेटिव होकर सोचना होगा, क्योंकि ना तो इस कोरोना के हालात में हम प्राइवेटाइजेशन कर सकेंगे, पिछले साल में भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है, अब भी प्राइवेटाइजेशन होते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि हालात कंडूसिव नहीं है। और यकीनन ये वो चीज हो जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन रहेगी पाकिस्तानी अथॉरिटीज और आईएमएफ के दरमियान।
राइट, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन नजर नहीं आती, लेकिन ये सर्कुलर डेट को किसी तरह से अब हम मैनेज कर सकते हैं रिकॉर्ड लो पे। सिर्फ इतना बता दें आबिद साहब, ये जो पेट्रोलियम कीमतों में कमी की गई है, इसमें सियासी तौर पर ही सही, लेकिन ये बयानिया जरूर था कि मजीद गुंजाइश थी। व्हाट इज योर व्यू, आपको लगता है? नहीं, देखिए मसला ये है कि हुकूमत को अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो पूरे करने हैं, और कोई भी हुकूमत जो है, अगर आप पिछले 70 साल की तारीख में देख लें तो ये रिलीफ पास ऑन नहीं कर सकती। पेट्रोलियम लेवी जो होती है वो किसी भी गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन एफपीआर रेवेन्यू का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुज़ होती है। right. तो जब हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री भी नहीं चल रही होगी, सर्विसेज सेक्टर भी नहीं चलेगा, एग्रीकल्चर भी लोकस की वजह से वहां भी वल्नरेबिलिटी का शिकार नजर आती है, तो हुकूमत को रेवेन्यू के लिए कोई ना कोई सोर्स तो अपने पास रखना है। अगर सारा का सारा इम्पैक्ट पास ऑन कर दिया जाता तो यकीनी तौर पर वहां पे तो डेंट पड़ता और फिर टैक्स के जरिए पूरा करना पड़ता। यानी कान आप दाएं हाथ से पकड़े लें या उसको घुमा के पकड़े, वो रेवेन्यू तो पूरा करना है। Correct. तो ये दानिशमंदाना फैसला है कि सारा इम्पैक्ट जो है वो पास नहीं किया गया, और कुछ जो है बफर वो हुकूमत ने अपने पास रखा है पेट्रोलियम लेवी को की शक्ल। हाँ राइट, ठीक है, यही एक ओपिनियन आ रहा था कि क्योंकि ऑलरेडी टैक्सेशन के मामलात में सीरियस किस्म के कंस्ट्रेंट्स हैं और कोरोना वायरस की वजह से कोई इकोनॉमी भी ऐसा चल नहीं रही है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो ये एक हमारे लिए क्वेश्चन था। लेकिन फरीदा साहिबा, आप बताइएगा, प्रो पुअर बजट हो, हर दफा हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हर दफा ये एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से भी रखी जाती है। अब तो हालात मजीद क्योंकि संगीन भी हैं और चैलेंजिंग भी हैं, ऐसे में डू यू एक्सपेक्ट के प्रो पुअर जो एक आंसर है वो हमारे आने वाले बजट में आएगा? आना पड़ेगा जी। देखिए, इससे पहले एहसास प्रोग्राम के अंडर डायरेक्ट जो इन्होंने सब्सिडी दी है, आई थिंक इट वाज द लार्जेस्ट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम इन पाकिस्तान एवर, एंड वेरी ऑनेस्टली क्वाइट वेल मैनेज्ड, और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन्होंने जो एहसास प्रोग्राम का है वो बनाया है। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट को प्लग करने के लिए जो सिस्टम बनाया है, अगेन वेल डन। आई थिंक जहां पे काम अच्छा हो रहा है हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो वो एक तो उन्होंने साइकिल चलाया है, प्रोबेबली वो दोबारा से चलाएंगे एज लॉन्ग एज इट्स ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर लीकेजेस नहीं होते, तो दैट इज द थिंग जो कि रिक्वायर्ड है, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को करती है। लेकिन अब आप ये याद रखिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 30-35% जब आपकी चली जाएगी, तो आपका जो वल्नरेबल ग्रुप है वो भी जो है वो बिल्कुल पोरेस्ट ऑफ द पोर में चला जाएगा। तो वहां पे मेरा ख्याल में कि इसके एम्बिट को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए आई थिंक हमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी जो है वो सपोर्ट करेंगी। तो इसलिए आई थिंक कि जहां तक प्रो पुअर होने का ताल्लुक है, तो वहां तक तो the government is doing well through its एहसास program, but मेरे लिए जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम और बजट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ग्रोथ को किस तरीके से जो है वो किसी तरीके से जंप स्टार्ट किया जाए। हाउ कैन वी इन दीज circumstances, how can we make a growth oriented budget? So that is very important, और किस किस्म का स्टिमुलस दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये कि अब हमारी जो प्रॉब्लम्स थी गवर्नेंस की, अब वो चीज दैट इज गोइंग टू बाइट अस इवन मोर, वो ज्यादा बड़ा मसला हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। सो दोज आर सम ऑफ द इश्यूज, बट आई थिंक ऑन द प्रो पुअर लेवल द गवर्नमेंट इज डूइंग वेल। अच्छा, लेकिन ये भी तो है कि आपने प्रो पुअर लेवल पे जो आपने ये इसका एक डिफेंस दिया है, उसमें आपने ये बताया है कि एहसास प्रोग्राम के अंडर एलोकेशंस, राइट, द लार्जेस्ट एवर फाइनेंशियल अम्ब्रेला जो कि सोशल प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन इसके अलावा एक्सपेक्टेशन अब ये भी है कि हेल्थ केयर में ज्यादा अब हम अपना परसेंटेज बजट का लगाएं, हम अपने दीगर सोशल सेक्टर्स में ज्यादा लगाएं, पीएसडीपी बढ़ाएं, या ये जो पेंशन्स हैं या सैलरीज हैं इनमें हम इजाफा करें, क्योंकि अवाम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एवरीबडी टू एन एक्सटेंट, हर कोई शख्स अलग अलग एक्सटेंट पर मुतासिर हुआ हुआ है। तो ये बताइएगा इन एतबार से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं फिर? तो देखिए, आप तो बात ये, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल के अंदर रखी जाए और उसके अंदर प्राइस कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी आप ये देखें ना कि शुगर और ये जो व्हीट की जो के अंदर जो मैनिपुलेशन हुई है प्राइसेस की, देखिए पहली दफा इसको सीरियसली एड्रेस किया जा रहा है। इसी तरीके से जो है वो डायरेक्ट सब्सिडी जो है दी गई है ऑन रिटेल एज वेल। तो इसलिए मेरा
अगेन ये ख्याल है कि कोशिश यही की जा रही है कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर भी इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा जाए। उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का भी वो कुछ हद तक जो है उसकी ईजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन को इस वक्त जो है वो अंडर कंट्रोल रखा जाए, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इट कैन बी डन। अच्छा, पेंशन्स के बारे में अगेन मेरा थोड़ा सा जो है वो मे बी ये जो दिस इज समथिंग जो कि इन द लॉन्ग रन भी हमारी जो है वो बजट को अफेक्ट करेगी। सो दैट नीड्स टू बी रीथॉट अगेन। इसलिए टारगेटिंग ऑफ द इंसेंटिव इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कहां दिया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट कि आप अपना साइज जो है गवर्नमेंट का और ज्यादा बढ़ा लें, उन्हीं जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो है तनख्वाहों में और ज्यादा इजाफा कर दें। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को अपना फुटप्रिंट जो है इस वक्त थोड़ा कम करना चाहिए और जो सब्सिडीज हैं वो और टारगेटेड तरीके से जो है वो डिस्पर्स करनी चाहिए। जी ठीक है, राइट। जाहिर साहब, आप बताइएगा, आपने भी अभी जैसे ये वीट और शुगर क्राइसिस वगैरह की बात अभी फरीदा साहिबा ने भी की है, आप क्योंकि कवर भी करते रहे हैं बतौर रिपोर्टर इन तमाम मामलात को, आप बताइएगा कैसी हैंडलिंग है और अल्टीमेटली जो एक कंज्यूमर लेवल पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी पता भी चले इजाफा क्यों हुआ, मैनिपुलेशन क्यों हुई कीमतों की, और फिर उसके बाद कैफरे किरदार तक भी लोग पहुंचे, फिर और दोबारा भी ये ना हो, ये रेपिटेटिव चीज ना हो, तो ये चीजें होंगी। देखिए मोना, ये तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने दो इम्पॉर्टेंट इंक्वायरी कमेटीज़ बना के, कमीशन बना के उसकी फाइंडिंग्स हासिल कर ली हैं और ये एक बड़ी बात है। ठीक है, उनको पब्लिक भी कर दिया है। अब उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो चीनी की प्राइसेस थी वो बिलावजह बढ़ाई गई और 100 अरब रुपए से ज़्यादा लोगों की पॉकेट से डायरेक्टली इजाफी पैसे निकाले गए, गैर कानूनी तरीके से उनको चीट किया गया और उसके ज़िम्मेदार कौन है वो उन्होंने बता दिए हैं। अब ये हुकूमत वक्त का काम है, ना सिर्फ वो इंडस्ट्री को रेगुलेट करे, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि 963 अरब रुपए किसानों के भी इन मुबैना तौर पर शुगर मिल मालिकान ने खाए हैं, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अरबों रुपए और टैक्स एविजन हुई है, बेनामी चीनी पैदा की गई है, गन्ना खरीदा गया है, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं टैक्स अथॉरिटीज के साथ, तो टैक्स बचाने की कोशिश की गई है। तो ये सारे उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पेट केस बनता है, FIA का भी, नैब का भी बनता है, FPR इनके खिलाफ वो करे, लेकिन अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कौन इसको टेकअप करेगा। अब ये कब होगा, कौन सा इदारा इसको टेकअप करेगा, क्या हुकूमत इस पे अमल दरामद कैसे करवा पाती है, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है गवर्नमेंट के लिए, नंबर 1। और सेकंड, कीमतें वापस आ गई हैं। अब कीमतें तो बढ़ रही हैं। अभी 2 दिन पहले 1.5 रुपया चीनी की कीमत बढ़ी है। तो ये अल्टीमेटली तो फायदा ये होता ना कि कीमतें वापस आएं। अभी आपको पता है 1 रुपया बढ़ाने से पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में 5 अरब रुपए की अगर आप ओवरऑल देखें तो वो चंद महीनों में उन्होंने कमा लिया है। हाँ, सही। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको हुकूमत ने एड्रेस करना है। कैसे करना है अभी मालूम नहीं है, कैसे अमल दरामद होगा, कार्रवाई होगी नहीं होगी, नंबर 1। सेकेंडली, जो वीट की आप बात करें उस पर तो अभी जो वीट क्राइसिस पैदा हुआ था, स्मगल हुआ है, अफगानिस्तान हुआ है, कहाँ हुआ है, उस पर जो रिपोर्ट सामने आई थी उस पर ज़ाहिर एक वजीर ने रिजाइन कर दिया था, समीउल्लाह चौधरी ने वहाँ पंजाब से। इसके अलावा जो सेक्रेटरी थे फूड के उनको हटा दिया गया था, दोबारा हाशिम पोपल रही को इन्होंने पोस्टिंग दे दी है। अब तो आप देखना ये कि किसके खिलाफ ये होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल था, वो क्लियर रिपोर्ट नहीं थी, मतलब ऐसी रिपोर्ट नहीं थी क्लियर जैसे शुगर की है, जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, वीट की उस तरह की नहीं। अब बड़ा चैलेंज ये है कि हुकूमत को नई प्रोक्योरमेंट जो हुकूमत ने की है वो गालिबन जो मिकदार है उससे कम है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोडक्शन कम है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा अगले 5-6 महीनों में कि फिर वीट के क्राइसिस दोबारा हो सकता है, आटे का हो सकता है, शुगर मिल मालिकान जो है वो हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं चलाएंगे इंडस्ट्री, उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। ये भी एक कोरोना के साथ साथ सारी चीज़ें जो हैं आई एम श्योर के चलती रहेंगी, लेकिन हुकूमत इनिशिएटिव ज़रूर ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना तेज़ी से होता है, कितनी संजीदगी से होता है ताकि ये कर्टेल हो सके। ये जो दोबारा मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट में, वो गवर्नमेंट का भी कुछ लोग हिस्सा हैं, गवर्नमेंट से बाहर भी बैठे हुए हैं,
उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या हमें लेजिस्लेशन की तरफ जाना होगा? गवर्नमेंट ने पहले किया भी है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह आप कोरोना की बात कर रहे थे, और वी आर वेरी लकी के सुलेरी साहब हैं, वो गवर्नमेंट की उस एडवाइजरी कमेटी का भी हिस्सा हैं, जो टास्क फोर्स थी उसके मेंबर भी हैं, उसको चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब मेरी इंफॉर्मेशन में जो एज ए जर्नलिस्ट मैंने देखा है, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये बजट प्रो पीपल होना चाहिए, जो कि 3 फोकस पॉइंट हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन में। एक तो प्रो पीपल होना चाहिए, दूसरा प्रो बिजनेस, जो बिजनेसेस हैं उनको रीस्टार्ट करें, इंडस्ट्री को फ़ायदा दें, जिस तरह पहले भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि छोटी बड़े ताजर जितना है, ताकि उनको मैक्सिमम ग्रोथ हो, मैक्सिमम जो जॉब्स पैदा की जा सकें। फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से हो, ताकि लोगों को मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज हों। फिर इसके अलावा नो न्यू टैक्स, ये बड़ी बात होगी अगर हुकूमत इस जिस तरह प्रपोज कर रही है इस बजट में, ये नो न्यू टैक्स, अगर नया टैक्स नहीं लगाया जाता। और दूसरा 5100 अरब रुपए टैक्स टारगेट दिया जाएगा, प्रपोज किया गया है एफबीआर को। तो ये पिछली दफा से कम है, क्योंकि पहले शॉर्टफॉल कर रही है एफबीआर, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। 5500 का जो टारगेट पहले था उसको कम करके 4400 के करीब लाया गया था, लेकिन फिर भी वो कम हुआ है, और 3900 अरब रुपए अब तक हुकूमत ने, तो यानी टैक्स टारगेट को रिवाइज डाउन किया है, ये तो रिवाइज किया है शुरू से ही। तो नया टैक्स ना होना ये हुकूमत का अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन 20% जो सैलरी गवर्नमेंट ने प्रपोज की है, उससे मोना आपको तकरीबन 180 अरब रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आर्म फोर्सेस का 20% है, तो उसमें 64 अरब रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। फिर इसी तरह से 10 लाख मुलाजमीन है राउंड अबाउट, अदरवाइज 1.3 मिलियन है, उनके अगर आप 20% रेज करें तो वो आपको 150 के करीब पड़ जाएगा, अरब रुपए के करीब। तो ये भी जिस तरह वो मेरे कुलीग्स बता रहे थे, ये हुकूमत को भी देखना होगा कि ये एक्स्ट्रा चंक जो है वो कैसे पूरा करना है। ठीक है आबिद साहब, आप बताइएगा, अभी फरीदा साहिबा का ये ख्याल था कि जी बाय एंड लार्ज प्रो पुअर तो होगा, जाहिद साहब भी ये कह रहे हैं कि एज पर इज इंफॉर्मेशन की प्रो पुअर बजट बनाना चाह रही है हुकूमत, लेकिन ग्रोथ एक बड़ा मेजर सवाल बनकर सामने आ रहा है। और एक मतलब एक डेविल्स एडवोकेट के तौर पर ये एक बात जरूर है कि कोरोना वायरस की आमद से पहले भी हमारी जीडीपी का कुछ खास नहीं था, मतलब हम वी वर स्टिल एट एक्सपेक्टेड जो था कि हम कोई 1.5% या 1.9% तक ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये बताइएगा इसके बाद से क्या मजीद कोई स्टॉल होगी ग्रोथ, और नेगेटिव भी अगर खुदा ना खास्ता ये जाती है या एक्सपेक्टेड जिस तरह से अब कहा जा रहा है, तो उसके बाद फिर हम क्या स्पर करेंगे इसको, किस तरह से इसको दोबारा स्पर किया जाएगा? देखिए मोना, इस वक्त जो इशू आएगा वो ये है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन चल रही है, और सिर्फ पाकिस्तान जो है वहां पे नहीं है। अब अगर पूरी दुनिया जो है वो इस ग्लोबल रिसेशन से मुतासर होगी, तो पाकिस्तान को ये देखना है कि इकोनॉमी को एंकर कैसे किया जा सके। वी आर लकी इन अ सेंस कि अगर आप जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के अभी तक के जो नंबर्स आए हैं उनको देखें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो वाहिद एक रहा है हमारी इकोनॉमी में जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ है। इंडस्ट्री और सर्विसेज जो थी वो नेगेटिव थे, और आने वाले माली साल में भी आपको सिनेरियोज बनाने पड़ेंगे। बिजनेस एज यूजुअल है, जो आज के कोरोना के फैलाव का अगर हम देखते हैं उसकी शरह और जो कैजुअलिटीज का जो लेवल है, तो उसके मुताबिक देखें तो शायद एग्रीकल्चर हमें लेके सेल करती रहे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये बिल की तरफ जाता है उसमें एग्रीकल्चर भी मुतासर होती है, या लोकस की वजह से एग्रीकल्चर भी मुतासर होती है, तो फिर डेफिनेटली ये फर्दर नेगेटिव में जाएगा। तो ये वाला साल जो ये फाइनेंशियल ईजिंग का साल है, और ये पूरी दुनिया में फाइनेंशियल ईजिंग होगी, यानी ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त लाइव्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही होगी इस वक्त बाकी चीजों के पे, और यकीनन ये ह्यूमैनिटी ओवर बिजनेसेस है। तो इस वक्त जो पीएसडीपी है उसको प्रायोरिटी दी जा रही होगी। अगर ये चीजें होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो अगला साल होगा उसमें ग्रोथ की तवक्को की जा सकती है। लेकिन इस साल में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये सर्वाइवल का बजट है, और इस वक्त हमारा सारा दारोमदार ये है कि हम इसमें सेल थ्रू कर सकें। देखिए अमेरिका जैसे ममालिक या बाकी दुनिया जो है वो 4 ट्रिलियन के लगभग जो है फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस कर रही है। हम तो सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स पे खड़े हैं, तो उसमें इसको बचा जाना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी हुकूमत पाकिस्तान की।
अच्छा आबिद साहब, एक और बात बता दें कि अभी जैसे जाहिद साहब भी कह रहे थे, उनसे हमने ये वीट और शुगर रिपोर्ट्स इन तमाम अहवाल से बात की। फूड सिक्योरिटी के सेंस में ये फरमाइएगा कि अब तो ये रिपोर्ट्स ठीक है, शुगर की खास तौर पर बड़ी टेलिंग रिपोर्ट है, पब्लिक भी हो गई है वगैरह वगैरह, क्या वंस एंड फॉर ऑल कोई हल निकलेगा? और ये एक सवाल यकीनन जहनों में है कि फिर अगर एटलीस्ट जब फिक्स कर दी है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर, तो एटलीस्ट कीमतें तो वापस आए, कीमतें तो फिर उनका एक डाउनवर्ड ट्रेंड एटलीस्ट शुरू हो, ये चीज तो फिक्स हो, फिर उसके बाद ये कब तक हम देख पाएंगे? देखिए, इस वक्त जो गंदम की कीमत है वो तो मैं नीचे आते हुए देख रहा हूँ। इस वक्त बाजार में 2 से 4 रुपए तक काटा जो है पर किलो, उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन वो सिर्फ इस वजह से है कि हुकूमत को अपना गंदम का टारगेट पूरा करने के लिए चूंकि दफा 144 वापस करना पड़ी, और प्राइवेट मिलर्स और प्राइवेट जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो डायरेक्ट गंदम परचेज नहीं कर पाए। महकमा खुराक की रिलीजेस अभी जारी नहीं हुई, तो ये वक्ती शॉर्टेज है जिसका, तो आटे की कीमत जो है और गंदम की कीमत जो है, तो जो ही महकमा खुराक अपनी रिलीजेस शुरू करेगा ये आप देखेंगे कि इसमें कमी होगी। चीनी जो है ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला बना हुआ है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जैसे लैटिन अमेरिका में कॉफी बैरन्स हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान शुगर बैरन्स के हाथों हुआ पड़ा है। हाँ। और इस वक्त एफबीआर को, नैब को और बाकी सारे इदारों को इस वक्त अपना काम उस रिपोर्ट की रोशनी में करना चाहिए। जहाँ पे टैक्स की चोरी की गई वहां पे टैक्स वापस लेना चाहिए, यहाँ पे सब्सिडी अदा की गई वहां से उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और अगर ये होगा तो तभी आपको बाकी सारे जो है सेक्टर्स उसमें कोई रेगुलेशन नजर आएगी। तो ये यकीनी तौर पे एक चैलेंज है हुकूमत के लिए कि इसको सिफारिशात को, फॉरेंसिक रिपोर्ट की सिफारिशात पे किस तरह से अमल दरामद करवाया जाए और चीनी की कीमत को वापस कैसे लेके आया जाए। राइट, ये अभी भी हमने देखना है कि कौन सा इदारा इस पे तहकीकात और कब शुरू करेगा। फरीदा साहिबा, आपका क्या ख्याल है? अभी ग्रोथ के एतबार से तो आबिद साहब तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट ना किया जाए और ये एक सर्वाइवल बजट है, तो इज दिस कंसोलिंग इनफ कि ठीक है ये सर्वाइवल बजट है और शायद हमें इस तरफ इतना ध्यान भी नहीं देना चाहिए? फिर उसके बाद जो एक रेट्रिक आता है ग्रोथ के हवाले से, सियासी भी होगा, सोशल रेट्रिक भी होगा, क्या उसको फिर हम कंटेन कर पाएंगे? नहीं, देखें, अगर रेटोरिक की आप बात कर रहे हैं तो आई सपोज कि जो आपकी अपोजिशन है उसका बैकलैश वो तो आना ही आना है, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट रियली, क्योंकि ये वो टाइम है जबकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि सारी पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी खड़ी हों। देखिए, मेरे हिसाब से वी कैन कंसिडर इट नॉट जस्ट ए सर्वाइवल, इट्स अ केस ऑफ लेट्स से एक वॉर फुटिंग है फॉर एग्जांपल। तो जरूरी नहीं है, वॉर फुटिंग में कई दफा जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दे आर अनफोर्सीन, व्हिच मींस दैट दे कैन आल्सो बी स्लाइटली पॉजिटिव। तो बात यह है कि अगर, तो देखिए बात यह है कि 2020-21 इसमें तो मत एक्सपेक्ट करें कि किसी किस्म का भी आपको कोई ग्रोथ टिप फिगर्स नजर आएंगे। However, if we can use this time to fix our main problems, जैसे कि वही बात देखें, फॉर एग्जांपल ये कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को जंप स्टार्ट करने के लिए डैम शुरू हो जाए। अब वो प्रॉब्लम हमारी ऐसी है, पानी की प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मसला है। अगर वो वाकई काम शुरू हो जाता है और उस पर तेजी से काम होना शुरू हो जाता है, उससे एक जगह आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का मसला कम होगा और दूसरी जगह आपका जो पानी का देरीना इशू है वो उसकी रेजोल्यूशन आएगी। सो देयरफॉर ये कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं यहाँ पे इस वक्त। अगर आई थिंक कि इस क्राइसिस के अंदर से गवर्नमेंट निकल गई तो उसके बाद इट कम्स आउट एज अ क्लीनर, अ लीनर गवर्नमेंट, तो वो हमें इन द लॉन्ग रन हम मे बी दैट्स अ सिल्वर लाइन। अच्छा, राइट, एक आखिरी जब हम राउंड लगा रहे हैं तो एक प्रोबेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ये नाजरीन की, क्योंकि हम सबको पता है कि कोविड केसेस स्पाइक कर रहे हैं, रोज बरोज इजाफा हम देख रहे हैं और अनफॉर्चुनेट के इस वक्त हर रोज एक नया हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कोविड रिपोर्टेड केसेस हर तरफ ही अक्रॉस द कंट्री। अगर लॉकडाउन हम दोबारा लगाते हैं फिर इसकी क्या रेपरकशंस हैं और क्या ऐसा लग रहा है कि हमें उस तरफ अगर दोबारा जाना पड़े? जैसे एसओपीज की अब बात, आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि एसओपीज पर बड़ा सख्त अमल दरामद होगा। अक्रॉस द कंट्री मास्क भी पब्लिक प्लेसेस में मैंडेटरी कर दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट अगर जाएं तो बड़ा भारी फाइन है वगैरह वगैरह।
एसओपीज के होते हुए डू यू थिंक कि इतनी कंप्लायंस हम कर पाएंगे एसओपीज पर कि हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े? स्टार्टिंग विद जाहिद साहब, ये सबकी तरफ सवाल लाएंगे। देखिए मोना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपने की है। मुझे लगता है कि शायद आप जो केसेस की स्पाइक आ रही थी, मेरे सामने डेटा था, उस डेटा में अगर आप देखें पाकिस्तान में पहले 10,000 केसेस 57 दिनों में रिकॉर्ड हुए थे। जाहिर है उसकी कैपेसिटी पाकिस्तान की कम थी टेस्टिंग की। फिर जो अगले 10,000 केसेस आए वो 11 दिनों में आए, फिर अगले 10,000 केसेस 7 दिनों में, फिर अगले 6 दिनों में, और जो लेटेस्ट जब अब 70,000 का नंबर हुआ है, आखिरी 10,000 सिर्फ 4 दिनों में आए हैं। और फिर इसी तरह से आप डेथ का रेशियो देख लें, पिछले 3 दिनों से तकरीबन 150 के करीब या 150 से ज्यादा प्लस डेथ हुई है पाकिस्तान में। तो रेशियो अब बढ़ रहा है। उसकी रीजन ये है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है, मैक्सिमम नंबर्स आ रहे हैं। और जिस तरह अभी रहमान मालिक ने एक बुक लिखी है, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला हैं, कोरोना पेंडेमिक पे लिख लिया उन्होंने बुक, और कल वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में 20 लाख लोगों को ये हो सकता है, जो उसकी फाइंडिंग है, कोरोना हो सकता है। तो वो एक ज़ाहिर सेनेटर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो एक वो बात कर रहे हैं, जो वो है कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो वो एक बात कर रहे थे। तो ये रेशियो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। खुद हुकूमत का या एनडीएमए के लोगों की ये प्रिडिक्शन है कि ये नंबर जो है 2 लाख तक हो जाएगा, जुलाई के मिड तक हो सकता है या इससे बढ़ सकता है। अब कमिंग टू द पॉइंट कि पाकिस्तान उसको कितना कंटेन कर रहा है, क्या 15 मई के बाद पाकिस्तान को इसी तरह से कंटेन करना था? आई थिंक जो वजीर आजम का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, गालिबन मुझे लगता है कि वो दुनिया भी वही उसी तरह से अडॉप्ट कर रही थी कि हमारे यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, हम लॉकडाउन में ज़्यादा नहीं जा सकते, लोग बाहर निकल आएंगे, जो डेली वेजर हैं, जो दूसरे गुर्बत है, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे, जो पॉवर्टी का रेशियो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। पाकिस्तान का सर्वे मैं आपसे डेटा शेयर करता हूँ जो 1.5 साल पुराना है। पाकिस्तान के 52 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 60% लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान इसको एक गरीब मुल्क है, इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा पहले ही बैठी हुई है, तो कैसे हम उनको आगे लेके जा सकते हैं? फिर जो हुकूमत का इनिशिएटिव है, मेरी नज़र में 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कोरोना को देखते हुए। एक तो एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, 4 बड़ी फसलों को उनको मैक्सिमम रिलीफ देके, और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अभी बनाई है तामीर करने की, बिल्डिंग करने की, मैंने उस पर बाकायदा एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी और अभी मैंने लानी है इसको अपने प्रोग्राम के लिए भी। उसमें यह है कि मोना पाकिस्तान में 17,000 के लगभग हाउसिंग अथॉरिटीज और सोसाइटीज हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, और उनमें 8% कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ अपना ऑडिट करवाती हैं। पाकिस्तान की इस रियल स्टेट बिजनेस है उसका साइज 5500 अरब रुपए है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, और वो 7 ये तो कम हो गया है, पहले तो और ही कोई माशाल्लाह अभी तो ये कम हुआ है, और ये 7 से 8% सिर्फ रजिस्टर्ड है। बाकी जो उसकी रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, अब ये अथॉरिटी बनी है उनके साथ ये रजिस्टर्ड होंगे। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत ने भी ये रिलीफ दिया है कि इतने घर बनाने हैं, तो ये अभी से जंप नहीं करने वाला। हुकूमत ने इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है, बट इट वुड टेक टाइम, मे बी साल ले, मे बी 2 साल, फिर ये रेगुलेट इन्होंने कर दिया है। इमीडिएट कोई एक्सपेक्ट ना किया जाए। अच्छा आबिद साहब, आप बताइएगा, ये सेम क्वेश्चन टू यू, लॉकडाउन हम करेंगे, अवॉइड कर पाएंगे अगर हम एसओपीज की कंप्लायंस इंश्योर करें ऑन अ सोसाइटल लेवल, तो लॉकडाउन अगर हम प्रिवेंट कर लें, लेकिन अगर हमने लॉकडाउन हमें करना पड़ा, इसकी क्या इकोनॉमिक फिर इम्प्लीकेशंस होंगी? देखिए मोना, यहाँ पे एक चीज जो कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को कंफ्यूज करते हैं। समाजी फासला रखना जो है वो एक और चीज है, लॉकडाउन हर चीज को रोक देना वो समाजी फासला रखने की एक एक्सट्रीम फॉर्म है। करेक्ट। और मेरा ख्याल कि लॉकडाउन जो है वो इस मसले का परमानेंट हल है। लॉकडाउन आपको हुकूमत को तैयारी के लिए वक्त देता है, यानी लॉकडाउन एक ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए और बड़ी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि जी आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते 2 महीने के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, और उस दौरान में ये तैयारी करनी है, खा वो टेस्टिंग पे है, खा वो सोशल प्रोटेक्शन पे है, खा वो ट्रीटमेंट पे है, खा वो समाजी रवैये बदलने के लिए है। अगर ये तैयारी नहीं होती है तो जिस दिन आप लॉकडाउन उठाएंगे उससे अगले दिन जो है
केसेस सर्च करना शुरू कर देंगे, Correct. क्योंकि आपके इर्द गिर्द हर तरफ ये पैंडेमिक मौजूद है। तो मेरा ख्याल है डिबेट जो है वो इस चीज पे लाने की बजाय कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें ये चीज डिस्कस करनी चाहिए कि इस वक्त किन किन चीजों पर तैयारी करने की जरूरत है, और अगर उन चीजों की तैयारी के लिए वक्त चाहिए तो फिर यकीनी तौर पे उसके लिए लॉकडाउन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि हमें जाना किधर है, तो हम भले 6 महीने कर्फ्यू लगा के बैठ जाए, जो ही हम कर्फ्यू उठाएंगे उससे अगले दिन फिर केसेस जो है वो सर्ज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है, ये एक लोकलाइज्ड इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमें समाजी रवैये बदलने की तरफ फोकस करना होगा। अगर हम वो कर पाते हैं SOPs पे, यकीनी तौर पे जब जुम्मत अल विदा पे लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया था, ओपन किया गया था, उसी वक्त SOPs पे शुरू हो जाना चाहिए था बड़ा स्ट्रिक्ट, वो नहीं हो सका। लेकिन अगर अब भी इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा कंटेन किया जा सकता है। अच्छा आबिद साहब, आप ही का सवाल आप ही की तरफ के लॉकडाउन हमने पहले किया इम्पोज, फिर उसके बाद आपको लगता है वो जो लॉकडाउन का टाइम था या दौरानिया था, उस दौरान हमने कोई प्रेपरेशन की, जो आप खुद अभी बड़ा राइटली सो आपने पिन पॉइंट किया है कि लॉकडाउन कोई बेसिस पर होना चाहिए, कोई मकसद से होना चाहिए कि हम उसमें थोड़ा टाइम बाय कर पाए कोई अपनी प्रेपरेशन करने के लिए। आपको लगता है प्रेपरेशन हुई थी उस टाइम पर जो अभी हमने लॉकडाउन किया था? देखिए, उसमें ब्रिक एंड मॉर्टर प्रिपरेशन जो थी वो तो हो गई थी। हेल्थ फैसिलिटी जो थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बीफ अप कर दिया गया। PPE, ग्लव्स, वेंटिलेटर्स, ये चीजें जो थी ये प्रोवाइड हो गई। एहसास प्रोग्राम, इसके मुख्तलिफ जो थे कैटेगरीज, उनको अनफोल्ड कर दिया गया। तो आई वुड से कि ये सारा ब्रिक एंड मॉर्टर जो था ये तो हो गया हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो था वो है हमारे अपने रवैयों की तब्दीली, जिसमें कि मुझे, आपको और बाकी लोगों को पता हो कि हमें गैर जरूरी तौर पे मेल जोल से एतराज करना है, हमें किस तरीके से अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बचानी है। ये बदकिस्मती से एक ऐसा इशू रहा जिसपे कि शायद बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका, बाकी चीजों पर तवज्जो ज्यादा मरकूज रही। और अब अगर इस चीज पे हम फोकस करें तो यकीनी तौर पे जो केसेस हैं उनको कंटेन किया जा सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारे समाजी रवैये नहीं बदलते तो फिर आप जो मर्जी बाकी चीज तैयार कर लें, अगर मैं खुदकुशी करने पे तुला हुआ हूं और अपने प्यारों की जिंदगी को मैं दांव पे लगाना चाहता हूं, तो हुकूमत जो मर्जी कर ले, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तो जो चीजें हमने ईद पे देखी शॉपिंग्स के दौरान और बाकी सुसाइडल जो एक साथ जाके मिल रहे थे, तो वो तो हमारी खुदकुशी की तरफ हम जा रहे थे। बिल्कुल, वेरी अनफॉर्चुनेटली। क्या आयरॉनिकल बात है। जी फरीदा साहिबा, आपके तरफ भी सेम सवाल। हाँ मोना, मेरे ख्याल में कि स्मार्ट लॉकडाउन, आई नो कि इट्स बीन ऑफनली रिपीटेड, मेरा ख्याल में ये पॉइंट इतना समझ में बेहतर है कि इसको और जरा क्लैरिटी के साथ जो एक्सप्लेन कर दिया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन इज के जिन इलाकों के अंदर पता चले कि केसेस की तादाद जो है तेजी से बढ़ रही है, उन इलाकों को टारगेट करके वहां पे कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन जो है वो किया जाए, जो कि पहले भी किया जा रहा है। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से इसलिए किया जा सकता है क्योंकि आपकी टेस्टिंग इंप्रूव हो गई है। तो उन केसेस को करना, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दैट्स समथिंग जो कि दुनिया भर के अंदर इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कि जो इफेक्टेड लोग हैं वो किन लोगों से मिले, उनको जो है वो जो है उनको पता किया जाए कि वो किधर हैं, और वहां पे जो है इन एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज को जो है वो कुछ देर के लिए टारगेटेड तौर पे बंद किया जाए। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और फिर हमारी आबादी बहुत है, सो देयरफॉर सबको तो बंद कर देने का सेंस भी नहीं बनता। सो टारगेटेड लॉकडाउन अगर किया जाए, वो दैट इज व्हाट वी नीड। और उसके लिए मेरे ख्याल में कि इससे ज्यादा बेहतर यूज होना चाहिए आपके ये जो इलेक्ट्रॉनिक आपकी डिजिटल डिवाइसेस है दुनिया भर में, खासतौर पे अगर वुहान में आप देखें तो वुहान का जो सिस्टम है उसको स्टडी किया जा सकता है, उसे बीफ अप किया जा सकता है। और हुकूमत ने एक इस तरीके का कोविड का एक ऐप निकाली है, वो मैं देखती रहती हूँ, वो उससे ज्यादा उसको ज्यादा जो है ना फाल बनाया जा सकता है, ताकि ये स्मार्ट लॉकडाउन और बेहतर तरीके से किया जाए। और यही जो है ना ये हल है, क्योंकि अभी तो अगले पूरे साल हमने इस बीमारी के साथ जीना है, और देयरफॉर वी हैव टू मेक श्योर कि जो चीज हम करें वो एक सस्टेनेबल हो। अच्छा, तो इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन का कोई इकोनॉमिक कोई ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं है?
नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना जो है दैट इज That too has an economic cost. उसके बाद जी वो अपनी कॉस्ट है। फिर जो एरियाज आप कर रहे हैं वहां पे जो लोग हैं वो काम करते हैं, वो उन्होंने दूसरी जगह जाना होता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक कर्फ्यू, ब्लैंकेट कर्फ्यू से फिर भी वो बहुत बेहतर चीज है। और आई थिंक ये कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर है उसका काम ये है, और वो कुछ हद तक कर भी रहे हैं, लेकिन इसको और ज्यादा फाल बनाया जा सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करके। राइट, आई डू हैव राउंड के मैं हम अब आखिरी कमेंट्स भी इकट्ठे कर लें तमाम के। जाहिद साहब, स्टार्टिंग विद यू, ब्रीफ कमेंट्स, लास्ट कमेंट्स। देखिए मोना, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल पहले से ज्यादा क्लियर करनी होगी। वो किसी हद तक किसी स्टेज पे कंफ्यूज सी रही है कि लॉकडाउन करना है, नहीं करना है, फिर उसको ईज करना है। उसको ना कैटेगोरिकली अभी सामने लाना होगा अपनी पॉलिसी को, क्योंकि नेक्स्ट 3 वीक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अलार्मिंग भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को कंफ्यूजन दूर करनी होगी, अपनी पॉलिसी की क्लैरिटी लाना होगी। आबिद साहब, मेरा ख्याल है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, वहां पे अपोजिशन को और अवाम को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। हम सब मिलके इस पेंडेमिक का मुकाबला कर सकते हैं। इसको ना किसी एक हुकूमत, सूबाई या वफाकी हुकूमत पे छोड़ा जा सकता है, ना इसको आप ताजर कम्युनिटी, बिजनेसेस पे छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये समाजी रवैयों में तब्दीली, ये एक इज्तिमाई फेल होता है और हमें मिलके इसका मुकाबला करना है। जी फरीदा साहब। जी मोना, मेरा ख्याल में अगेन ग्रोथ की जहां तक हम बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए वो ई कॉमर्स का है। और इसके अंदर आई थिंक के स्टिमुलस डेफिनेटली होना चाहिए अलोंग विद एग्रीकल्चर। लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसा जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आपको दे सकता है जिससे कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे तेजी से। राइट, थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। जाहिद किशकोरी हमारे साथ, डॉक्टर आबिद सुलेरी, डॉक्टर फरीदा फैसल। नाजरीन, ये दैट विल बी ऑल। फिलहाल इकोनॉमी के एतबार से हमने ब्रेनस्टॉर्म किया और कोरोना वायरस का जो एक इम्पैक्ट इस हवाले से आता है मईशत पर भी, पाकिस्तान स्पेसिफिक और बैनुल अक़वामी सतह पर। खैर, बजट आने वाला जो है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त सर्वाइवल बजट सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर की जो मुआशियात हैं उनके लिए भी एक इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल और एक लाइफ सेविंग ये पूरी चीज का अमल होगा। इसी हवाले से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी मुख्तस होंगी। वी आर नो डिफरेंट। पाकिस्तान के लिए भी इस दफा यही बात है कि हम भी एक उसी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, जो एक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर है, अनफॉर्चुनेटली हम भी उसी में रह रहे हैं। तो इसके साथ ही हमने अपनी चीजों को डिजाइन किया है। फिर से अपने अगले हाफ में मिलते हैं, लेकिन अल्लाह हाफिज सुनाओ।